न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मंजुनाथ लेआउट में रहने वाला मूल रूप से उत्तर प्रदेश का 34 वर्षीय अतुल सुभाष अपने बेंगलुरु स्थित घर में फंदे से लटका पाया गया। उसने 24 पेज का डेथ नोट छोड़ा। शहर की एक निजी कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में काम करता था और अपनी पत्नी से अलग होने के बाद अकेला रह रहा था। कारण क्या था आखिर? आपको क्या लगता है, वो सही था या गलत था? कौन सही था कौन गलत, ये बात की बात है। इस पे टिप्पणी किए बिना एक मूल सवाल है आपसे, कोई जान ऐसे इन कारणों से जानी चाहिए? कौन जिम्मेदार है आखिर? एक जान गई, ये एक कटु सत्य है। और यहाँ बात सिर्फ इस सत्य की भी नहीं है, सिर्फ इस एक आदमी एक इंसान की भी नहीं है। आज ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है तो आपके सामने है, और आप फालतू की रील्स और नॉनसेंस वीडियोस में बिजी रहने वाले अपने कीमती समय से थोड़ा वक्त निकाल के शायद सोच भी रहे होंगे इस बारे में, किंतु कभी आपने सोचा है ये आखिर क्या हो रहा है? हम इंसान उस कानून को जो सच में प्रताड़ित लोगों के लिए बना था, इसका बेजा इस्तेमाल करने से जरा भी गुरेज नहीं करते और इंसानियत की परिकल्पना को अलग थलग करके अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। और हमारी ये कानून व्यवस्था अंधी होके झोंकने में लगी रहती है हम सबको इस मायाजाल में, इस मुश्किल की स्थिति में, सब कुछ जानते हुए भी। सुसाइड नोट के अनुसार उसकी पत्नी को एक्सचेंजर में काम करने और खुद पैसा कमाने के बावजूद हर महीने भरण पोषण के रूप में पहले से ही 40,000 रुपए मिल रहे थे उसके द्वारा, और फिर भी उन्होंने 2 से 4 लाख और की मांग की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अतुल का कहना था कि वो जो पैसे कमाता उससे उसके दुश्मनों को मजबूत होने में मदद मिल रही थी। मैं अपने वेतन पर जो कर चुकाता हूं उससे पुलिस और कानून व्यवस्था को, मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने में मदद मिल रही है, ऐसा कहना था उनका। अध्ययन से पता चला है कि व्यक्तियों की वैवाहिक स्थिति भी आत्महत्या की प्रवृत्ति को निर्धारित करने में कारक है, क्योंकि 2023 में आत्महत्या में मरने वाले 76.6% लोग विवाहित थे, जबकि विधवा और तलाकशुदा लोगों में यह दर काफी कम है, 2% और 1.8%। साथ ही आत्महत्या से मरने वाले 80% लोग पुरुष थे। 2016 की एक रिपोर्ट में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने पाया कि अदालत द्वारा संदर्भित 46,000 मध्यस्थता मामलों में, यानी कि मीडिएशन के मामलों में 41,503 पारिवारिक विवाद थे, पारिवारिक केसेस थे। कुछ लोग कहते हैं कि वैवाहिक विवाद भारत में सबसे अधिक कटुता से लड़ी जाने वाली प्रतिकूल मुकदमेबाजी यानी कि एडवर्सेरियल लिटिगेशन है। नवंबर 2023 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह सामाजिक मानदंडों के साथ साथ कानून द्वारा भी शासित होता है। अदालत ने कहा कि शादी का अपूर्णीय टूटना सभी मामलों में तलाक का आधार नहीं है। भारत में तलाक की दर महाराष्ट्र में सबसे अधिक 18.7% है। केरल में भी पिछले 10 वर्षों में तलाक की दर में 350% की वृद्धि देखी गई है। इनको जानते हैं आप? नीतीश भारद्वाज ने अपनी अलग रह रही पत्नी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करने की मांग की और कहा कि उनका मामला, वैवाहिक विवाद का मामला, एक पारिवारिक अदालत में लंबित है। कथित तौर पर अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने एमपी ह्यूमन राइट कमीशन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर तैनात अपनी पत्नी स्मिता गेट के खिलाफ कथित उत्पीड़न और अनियंत्रित आचरण को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार नीतीश ने भोपाल के पुलिस आयुक्त यानी कि सीपी से संपर्क किया। उन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश ने अपनी शिकायत में स्मिता पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें उनकी जुड़वा बेटियों देवयानी और शिवरंजनी से मिलने नहीं देती थी। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि उनकी पत्नी उन्हें देखने से रोकने के लिए कथित तौर पर अपनी बेटियों को स्कूल बदल रही है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है। ये तो उनकी पर्सनल बातें हैं। ऑन स्क्रीन भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति, जिनको हम एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं, एक अलग ही रिस्पेक्ट और ऑनर झलकता है उनकी तस्वीर मन में आते ही, किंतु वक्त के इस बहाव में ये आखिर क्या हुआ? हम ये नहीं कहते कि कौन सही है कौन गलत है, इंसान है आखिर हम सब, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, हर इंसान अपने आप में अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है। किंतु इस तरह की कानून व्यवस्था जिसका कि दुरुपयोग ना जाने कब से हो रहा है, उसका कानून के पहरेदार बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लेते जब तक कि कोई अनहोनी ना हो जाए। ये आपके लिए एक न्यूज़ की तरह हो सकती है, खबर की तरह हो सकती है, किंतु इस नॉनसेंस के कारण की वजह से जिसके घर का कोई जाता है वो पूरी जिंदगी झेलता है उसको।
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड एक विवाहित महिला पर उसके पति या उसके रिश्ते द्वारा क्रूरता से संबंधित है। कितने डेटा और तथ्य तहत प्रमाण है जहां इस लॉ का सीधा दुरुपयोग किया गया। हम ये नहीं कहते कि सच में जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिला कि नहीं, किंतु एक समय में सुप्रीम कोर्ट तक ने लीगल टेररिज्म कह डाला था इस कानून को, इसके कानूनी मिसयूज को। इसके अलावा भी बहुत से और सेक्शंस हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता है। सिस्टम में भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप है उन लोगों द्वारा जो उसके भुक्तभोगी हैं। न्याय की उम्मीद तभी की जा सकती है जब यह भ्रष्टाचार मुक्त हो, जब हर पक्ष को समान रूप से सुना जाए और तथ्यों के आधार पर बहस की जाए। किंतु इस तरह के कानूनों में जब इस तरह के प्रावधान हो कि किसी को भी बिना तथ्य और प्रमाण के नॉन बेलेबल वारंट इशू कर डाले, और ना सिर्फ उसे बल्कि फैमिली में जिस जिसका नाम लिया जाए उसे डाल दिया जाए सलाखों के पीछे। 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A के लिए सजा कन्विक्शन रेट जो है 6.42% है। कुछ लोग कहते हैं कि धारा 498A के तहत दर्ज अधिकांश मामले जो हैं वो झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस धारा के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार को जमानत देना आसान बनाने के लिए एक नए कानून पर विचार करने का निर्देश दिया था। न्याय की उम्मीद तभी की जा सकती है जब फैसले तथ्यों के आधार पर किए जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे लोगों का न्यायिक व्यवस्था से भरोसा उठने लगेगा। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां लोग शादी करने से डरने लगेंगे। पुरुषों को ये लगने लग सकता है कि अगर उनकी शादी हो गई तो वे सिर्फ पैसे निकालने वाली एटीएम मशीन बनकर रह जाएंगे, ऐसा कई लोगों का मानना है। किंतु आज के युग की इस दुनिया में क्या समझने की जरूरत नहीं लगती आपको कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। सामाजिक ताने बाने, कोर्ट्स और लॉज के ऊपर उठ के आज समझने की जरूरत है छोटे से जीवन में ईगो की पराकाष्ठा में आके आखिर हम क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ वकीलों की भी भूमिका जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जो मामूली मतभेदों को कानून का मिसयूज करके एक नई शक्ल, एक नई सूरत देने में जरा भी गुरेज नहीं करते। याद रखिए, ये झूठे केसेस थोड़ी बहुत उम्मीद, रिश्तों को कायम रखने की जो बची होती है उसको भी खत्म कर डालते हैं, और बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचता। और आपकी संतान भी है अगर तो उसको बिना गलती के जूझना पड़ता है इन सब में। आपकी अगर नहीं बनती है, आपस में जीवन नहीं काट सकते, साथ में विरोधाभास की स्थिति में हो, साथ नहीं रह सकते, जीवन साथ में बिताने की स्थिति में नहीं हो, तो कानून के और भी प्रावधान हैं, लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, मीडिएशन सेल्स हैं, लोक अदालत है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। समझदारी से विकल्पों को चुने, अपने जीवन को सुगम बनाएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इन वर्ड्स, इन शब्दों को उनको कतई भी सीरियसली नहीं लेना है जो वाकई में पीड़ित हैं, वाकई में जूझ रहे हैं। ये कानून असल मायनों में उन्हीं के लिए बने थे, किंतु इन केसेस का इतने बड़े स्केल पे मिसयूज होके लोगों की जिंदगी तबाह होने की कगार पे आ जाना बिना उस गलती के जो उसने नहीं की, ये सिस्टम का फेलियर है, न्याय व्यवस्था का है, हमारे लालच का है, हमारी ईगो का है, समाज में गिरते मानव मूल्यों का है, या किसका है, ये भी सोचिएगा कभी। प्रणाम।